हेलो एवरीवन। कल हमने देखा था काफी कुछ रिएक्ट के बारे में। और कल हमने जो भी कोड करा वो दूसरे तरीके से करा था। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले फोल्डर खोल लेते हैं एंड देन कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, तो आज काफी चीजें देखेंगे कि कल जो भी हमने बिल्ड करा था। ठीक है, ये प्रोजेक्ट हमारा खुल गया है। और कल की अगर बात करें हम, तो कल हमने मेन ये करा कि सबसे पहले पार्सल इंस्टॉल करा था। एक बार रिकैप कर देता हूं मैं। ठीक है, देखो कल हमने ये पार्सल वाला अ, ये एक मेनली लाइब्रेरी है और इसे हमने इंस्टॉल करा था। ठीक है, तो ये जो पार्सल है ये क्या था? पार्सल मेनली हमारा एक बंडलर था। ठीक है, बंडलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बंडलर्स क्या करते हैं ना कि हमारे जो भी फाइल्स होते हैं उसको कंप्रेस करने का काम करते हैं। ओके, और मिनिफाई करते हैं वो चीज को। और काफी जो पॉपुलर बंडलर्स हैं हमारे पास वो हैं वेबपैक, बाबेल, पार्सल। और कल हमने पार्सल को इंस्टॉल किया था सबसे पहले। और इंस्टॉल कैसे किया था? npm install -d पार्सल। ठीक है, इस कमांड के थ्रू हमने इस पैकेज को इंस्टॉल किया था। अब यहाँ पे डैश डी का मतलब मैंने कल समझाया था कि जब हम कोई चीज मतलब इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो वो जो इंस्टॉल होता है वो दो तरीके की डिपेंडेंसी में होता है। एक होती है डेव डिपेंडेंसी, एक होती है प्रोडक्शन डिपेंडेंसी। पहले क्या होता था ना, पहले हमें डैश डी लगाना पड़ता था। डैश डी बोले तो पहले कुछ भी हम इंस्टॉल करते थे। फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि npm इंस्टॉल एनी लाइब्रेरी। ठीक है, तो डैश डैश सेव जब हम लगाएंगे तभी वो पैकेज मेरा कहाँ कहाँ सेव होगा? डेव डिपेंडेंसीज में। लेकिन अब वैसा नहीं है। अब हम अगर सिर्फ ये भी लिखे ना कि npm इंस्टॉल लाइब्रेरी का नाम, तो उस केस में भी मेरा जो ये लाइब्रेरी रहेगा, जो पैकेज रहेगा, वो डेव डिपेंडेंसीज में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, और सेकंड डैश पी का मतलब जब हम कोई भी लाइब्रेरी या पैकेज प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं तो हम उस टाइम प्रोडक्शन डिपेंडेंसीज में इंक्लूड करेंगे उस चीज को। ठीक है, तो ये रही डिपेंडेंसीज की बात। और पार्सल का काफी ज्यादा काम हमने कल देखा था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला वॉचिंग एल्गोरिदम। देखो मैंने क्या बोला था कि जब भी हम कुछ लोकल पे चेंज करते हैं, ठीक है, whenever we change anything on local, then it get reflected to कहाँ पे? प्रोडक्शन। मतलब कि प्रोडक्शन मतलब सर्वर, लाइव लाइव सर्वर। ठीक है, जब हम अपने कोड में चेंज करेंगे कुछ भी तो वो ऑटोमेटिकली मिली सेकेंड में वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो अपने ब्राउजर पे शो करेगा। और ये कौन करवाता है? ये करवाता है रिएक्ट। रिएक्ट के अंदर क्या है? रिएक्ट के अंदर पार्सल नाम का एक पैकेज है। और पार्सल नाम के पैकेज के अंदर ये हमारा हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट होता है। हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट बोल लो, या फिर आप उसको बोल सकते हो हॉट रिलोडिंग। इसको यहाँ पे आप कॉमा देके हॉट रिलोडिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या करवाता है ना, मतलब कोई भी चीज हमने लोकल पे लिखा और उसको प्रोडक्शन पे लाइव सर्वर पे उसको तुरंत रिफ्लेक्ट करवा देगा, तो उसको हॉट रिलोडिंग बोलते हैं। ये काम किसका है? ये काम पार्सल का है, पार्सल पैकेज का है। और पार्सल पैकेज रिएक्ट के अंदर इनबिल्ट आता है। ठीक है, इनबिल्ट तब आएगा जब हम कमांड यूज करेंगे npx create react app। लेकिन हम अभी स्क्रैच से देख रहे हैं तो हमें ये चीज करने की जरूरत नहीं है। तो हम सिर्फ पार्सल को इंस्टॉल करेंगे और काम करना स्टार्ट कर देंगे। अब पार्सल ये चीज प्रोवाइड कैसे करता है? वो एक एल्गोरिदम यूज करता है, वॉचिंग एल्गोरिदम। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पेरेंट्स हैं और वो जानना चाहते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो वो एक एल्गोरिदम लगाते हैं वो अपने हिसाब से कि वो बच्चे पे नजर रखते हैं कि बच्चा मेरा क्या कर रहा है, कहाँ खेलने जा रहा है या फिर क्या कर रहा है। ठीक है,
तो पार्सल भी यही करता है, एक वॉचिंग एल्गोरिदम यूज करता है और उसके हिसाब से ये हॉट रिलोडिंग करवाता है ब्राउजर पर। ये समझ गए हम। डेवलपमेंट बिल्ड प्रोवाइड करता है। कल हमने देखा था कि बिल्ड कैसे कर रहे थे, किस कमांड से बिल्ड कर रहे थे, वो मैं लिख देता हूं। npx पार्सल, npx पार्सल इंडेक्स डॉट html, इससे हम कर रहे थे क्या, बिल्ड। देखो अभी बिल्ड फेज चल रहा है हमारा, ठीक है। तो बिल्ड फेज इस कमांड के जरिए हमारा चला है, लेकिन मैंने क्या करा था ना, इस कमांड को काट के यहां से मैंने इंक्लूड करा था अपने पैकेज डॉट जेसन में। अगर आप चाहते हो बार बार यूज नहीं करना है उसको, तो पैकेज डॉट जेसन में आओ और स्क्रिप्ट टैग में आप देखो, यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया उसको, पार्सल इंडेक्स डॉट जे HTML, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉल, यहाँ पे लाइक इनिशियलाइज कर दिया हमने। और अब जब भी हमें कुछ चलाना हो, लाइक सर्वर मैंने बंद करा कंट्रोल C से, वापस चलाना हो तो हम सिर्फ npm स्टार्ट करेंगे और ये चल जाएगा, ठीक है। तो ये था बिल्ड का प्रोसेस। बिल्ड किसका, पार्सल, ये काम भी पार्सल करवा रहा है। अब तीसरा चीज फास्टर डेवलपमेंट बिल्ड। देखो फास्टर डेवलपमेंट बिल्ड का मैं मतलब समझाता हूँ यहाँ। इससे पहले मेरा कितना टाइम ले रहा था, 163 मिली सेकेंड बिल्ड करने में, प्रोडक्शन रेडी बनाने में 163 मिली सेकेंड ले रहा है। अब कितना ले रहा है, 15 मिली सेकेंड। क्यों भाई, डिफरेंस क्यों है, डिफरेंस क्यों है? क्योंकि मैंने देखा कि ये जो पार्सल है, ये हॉट रिलोडिंग करवाता है और अपने वाचिंग एल्गोरिदम के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, फास्ट डेवलपमेंट बिल्ड करता है। जो भी हम लिखेंगे बहुत ही फास्ट, मिली सेकेंड में उसको कन्वर्ट कर देगा, मतलब रिफ्लेक्ट कर देगा ब्राउजर पे। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये और यूज करता है, मैं डिटेल में बता रहा हूँ जान के। ये क्या करता है, जब वर्चुअल डॉम की कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे ना, वर्चुअल डॉम की कॉन्सेप्ट जब हम देखेंगे, तो वहां हमें ये समझ आएगा कि ये दो स्टेट मेंटेन करता है, एक लोकल का और एक प्रोडक्शन का, ठीक है। मान के चलो मुझे अपना डेली रूटीन देखना है कि हम दिन भर क्या कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे ना कि अपना एक बार दिन का देखेंगे, मतलब आवर्स में डिवाइड कर लेंगे कि 12 घंटा हम क्या कर रहे हैं और 12 घंटा उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट भी यही कहता है। मैं ओवरव्यू दे देता हूं अभी। इसके हिसाब से क्या करेंगे ना, जो हमारा लोकल पे जो भी कोड है, ठीक है, उसको कंपेयर करवाएगा प्रोडक्शन पे कोड है, मतलब जो लाइव सर्वर यहाँ चल रहा है, ये वाला जो चल रहा है, ये डॉम हमारा, इससे कंपेयर करवाएगा हर चीज, ठीक है। तो जितना चेंजेस ज्यादा होंगी उतना ज्यादा टाइम लेगा ये। अब देखो मैंने चेंज तो करवाया नहीं, लेकिन बिल्ड वापस से करवा लिया, तो यहाँ टाइम डिफरेंस आ रहा है। पहले टाइम डिफरेंस 163 मिली सेकेंड का था, अब टाइम डिफरेंस अगर देखो तो 15 मिली सेकेंड का। तो ये पार्सल का काम है, फास्टर डेवलपमेंट बिल्ड करवाता है। उसके बाद आ गया हमारा कोड स्प्लिटिंग। अब देखो कोड का क्या मतलब होता है, कोड का जो हमने करा डॉम, ये जो भी कोड करा हमने जावास्क्रिप्ट में, और स्प्लिटिंग का मतलब उसको तोड़ना, स्प्लिट करना, डिवाइड करना, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम चंकिंग बोलते हैं। इंटरव्यू में काफी ज्यादा ये पूछ लेता है कि चंकिंग क्या होती है। जब हम प्रोडक्शन पे अपना कोड डालने वाले होते हैं, डालते नहीं है, डालने वाले जब होते हैं ना, तो क्या होता है, हम जब बिल्ड करेंगे, ठीक है, यहाँ अगर अपन डॉम में देख सके एक चीज, तो लाइक देखते हैं कुछ अगर शो करे हमें। यहाँ देखो, यहाँ देखो, हमें एक इंडेक्स डॉट जेएस फाइल मिल रहा है यहाँ पे अपने डॉम पे, ठीक है। याद रखना इस चीज को, हमें एक मिल रहा है और इसका साइज कहीं दिखा रहा है क्या, साइज 347 बाइट, 347 बाइट का ये हमारा एक जेएस का फाइल है। यहाँ पे आप साइज देखो। अब जब मेरा कोड जितना लेंदी होगा ना, ये साइज उतनी ज्यादा बढ़ती रहेंगी, ठीक है। तो कोड स्प्लिटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे एक जेएस का फाइल है, तो कोड स्प्लिटिंग में क्या करेंगे ना, हम दो तीन बना लेंगे, मतलब अलग अलग सर्विसेज के हिसाब से, अलग अलग कंपोनेंट्स के हिसाब से, ठीक है। तो इससे ये होगा कि ज्यादा साइज का फाइल नहीं मिलने के बजाय हमें कम कम साइज की फाइल मिलेंगी, दो तीन। तो उससे अपने का काम सिंपल हो जाएगा अपना, ठीक है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग वन फाइल ऑफ मोर एमबी,
बेटर टू गेट अदर फाइल्स ऑफ लेसर एमबी। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा कोड स्प्लिटिंग का। इसके बारे में भी हम डिस्कस में बात करेंगे वापस से। ठीक है, तो ये चंकिंग का प्रोसेस भी पार्सल देखता है। इसके बाद ट्री शेकिंग। ट्री शेकिंग का आप बस इतना समझ लो कि ट्री शेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या करते हैं ना, हम रिमूव करते हैं अननेसेसरी कोड को। लेकिन हम नहीं करेंगे ये कौन करेगा? ये मेरा भाई पार्सल करेगा। पार्सल क्या करेगा? जो भी अननेसेसरी कोड रहेगा ना उसको रिमूव कर देगा ऑटोमेटिकली। जो भी हम कचरा लिखेंगे, जो भी कमेंटिंग करेंगे, कहीं पे भी फॉर्मेटिंग की दिक्कत है तो सारा कुछ सही कर देगा वो पार्सल। तो कल हमने ये देखा था। अब ज्यादा टाइम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस चीज में, तो इसको सेव करते हैं। अब अगर आपने कल वाली लेक्चर देखी है तो मैं एरर के बारे में बात करना चाहूंगा। अभी पहले हमारे पास कल ये एरर आ रही थी। अगर आपने लास्ट तक देखी है वो लेक्चर तो ये वाली एरर, ठीक है। तो ये एरर आ रही थी तो हमने क्या करा, देखो ये एरर जो है ना, पहले पढ़ो इस एरर क्या बोल रहे हैं। एक्सपेक्टेड कंटेंट की दिस टू एग्जिस्ट, मतलब इसके हिसाब से कोई एक ऐसा कंटेंट की है जो एग्जिस्ट करनी चाहिए थी लेकिन है नहीं। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या करा ना, आप देखो कैशे का बड़ा कॉन्सेप्ट तगड़ा है यहाँ पे। अब हम पार्सल यूज कर रहे हैं, तो पार्सल जब हम वापस बिल्ड करते हैं ना, देखो हम बिल्ड करते हैं हर बार। तो जब बिल्ड करते हैं ना तो पुराना बिल्ड जो रहता है उसका एक कैशे बन जाता है। ठीक है, आप ये कॉन्सेप्ट समझना कि जब हम इससे पहले वाला बिल्ड किए थे, कोई भी बिल्ड मान लो, ठीक है, तो उसका पार्टिकुलर कुछ कैशे बनता है। कैशे मतलब एक गार्बेज कलेक्शन में कुछ आप मान लो, ठीक है, और सारा अपना कोड कैशे में स्टोर होता है। ठीक है, अब कैशे बना तो बना कहाँ? अब आप यहाँ देखो, आओ यहाँ पे पार्सल डैश कैशे दिख रहा है फोल्डर आपको, बस इसी में सारा अपना डेटा मिनिफाई होके स्टोर होता था। ठीक है, जो भी हम अपने कोड में लिख रहे हैं, ठीक है, पार्सल क्या करेगा, उसको जब बिल्ड करेगा ना तो दो फोल्डर बनाता है। ठीक है, ये अपना लिख लेते हैं ताकि याद रहे। ठीक है, लेट्स से, ठीक है, व्हेन लाइक व्हेन वी राइट, क्या कमांड लिखना है हमें, npx पार्सल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल या फिर npm स्टार्ट। ठीक है, ये हो गया। जब हम ये लिखते हैं तो क्या होता है, पहला चीज, एक कैशे फोल्डर बनता है। कैशे फोल्डर इज बीइंग क्रिएटेड और इज क्रिएटेड। सेकेंड थिंग व्हाट हैपेंस इज अ डिस्ट फोल्डर इज क्रिएटेड। ठीक है, एक कैशे फोल्डर बनता है और दूसरा डिस्ट फोल्डर बनता है। अब दोनों के बारे में हम देखते हैं। कैशे फोल्डर में मैंने बताया कि जब हम बिल्ड करते हैं ना तो कोड, जितना भी पार्सल का काम है सारा काम करके अपने कैशे में स्टोर करवाता है डेटा को। इसको खोल के देखते हैं, ये अनसपोर्टेड है क्योंकि देखो ये बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, ये किसी और फॉर्मेट में जो ये सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे समझना आप इस चीज कि जब हम खोलने का कोशिश कर रहे हैं पार्सल कैशे को, तो ये चीज बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया आपने सारा कोड को। ठीक है, और ये खोल नहीं सकता उस चीज को। तो जब ये एरर आ रही थी ना कल मुझे, तो मैंने एक काम करा बस। कहाँ गया एरर, ये है। तो जब ये एक्सपेक्टेड कंटेंट की वाला एरर आ रहा था ना तो मैंने बस एक काम किया, अपने पार्सल कैशे को डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट कर दिया। अब ये क्या कर रही है, डिलीट अलाउ नहीं कर रहा। क्यों अलाउ नहीं कर रहा, बताओ? अलाउ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमारा सर्वर चल रहा है। ठीक है, कैंसिल मारो इस चीज को, नीचे आओ, सर्वर बंद करो, कंट्रोल सी से सर्वर बंद हुआ। चलो अब डिलीट करते हैं पार्सल कैशे को। डिलीट करा हमने, एक बार में डिलीट हो गया, चलो सही है। अब हम वापस से npm स्टार्ट जब लिखते हैं, ठीक है,
तो हमारा देखो बिल्ड वापस से हो गया। ठीक है, अब देखो तो हमारा कोड भी चल रहा है परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एरर कल आ रही थी अपने को। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड फोल्डर जो डिस्ट फोल्डर बना है उसमें मेरा क्या क्या चीजें हैं। चलो खोलते हैं डिस्ट फोल्डर। अरे भाई ये तो तगड़ी चीज है। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था, ये कोड स्प्लिटिंग करता है। ठीक है, पार्सल कोड स्प्लिटिंग करता है। तो मैंने बनाया तो एक इंडेक्स डॉट जेएस था, लेकिन ये तीन तीन कहां से ला रहे हैं, इंडेक्स डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस। अलग अलग है ऑब्वियसली, बट कहां से ला रहा है। देखो इतना जो कोड है इसका, कहां से ला रहा है, ये कोड किस चीज का है, आप ये बताओ, ये कोड है किस चीज का, ये सारा एक्सपोर्ट होगा। कोड जो पार्सल काम कर रहा है ना, मिनिफाई करने का, बिल्ड करने का जो भी प्रोसेस है, वो सारा चीज डिस्ट फोल्डर में ये स्टोर करके रखता है। देखो ये भी क्या कर रहा है, ये भी, ये तो अपना अपना है। ठीक है, ये अपना इंडेक्स डॉट सी एस जेएस है। अब ये दो अलग फाइलें जो हैं जावास्क्रिप्ट की, उसमें देखो आप, देखो एचएमआर मैंने भी बताया, एचएमआर होस्ट, एचएमआर पोर्ट, तो जितनी भी फंक्शनैलिटी ये प्रोवाइड कर रहा है ना, ठीक है, वो सारा इस फाइल्स में रहेंगी। ये तीन फाइल जो बनाया है इसने, तीन फाइल बनाया है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग, कोड स्प्लिटिंग। ठीक है, अब एचएमआर का मैंने बताया था हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये सारा लॉजिक जो है ना, ये इस फाइल में स्टोर करके रखता है। और अपने को एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल मिला। इन केस हमारे पास सीएसएस की भी फाइल रहती तो बस एक सीएसएस का बनता। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का मल्टीपल बनाता है ताकि साइज कम हो जाए। तो पार्सल इतना कुछ कर रहा है, तो अपने को डिटेल में ज्यादा नहीं देखना। हमने ये देखा कि जब हम ये बिल्ड प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास दो फोल्डर बनता है, एक कैशे फोल्डर और दूसरा डिस्ट फोल्डर। कैशे फोल्डर में देखो, पार्सल कैशे वापस आ गया क्योंकि मैंने बिल्ड वापस से करी थी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। सेकंड डिस्ट फोल्डर में ये सारा जितना भी लॉजिक रहेगा पार्सल का, वो इंक्लूड होगा। जितने भी फंक्शंस रहेंगे, जितनी भी फंक्शनैलिटी ये प्रोवाइड करेगा, वो यहाँ पे इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, अपन ने इतना कुछ समझ लिया। अब आते हैं थोड़ा डिटेल में। ठीक है, डिटेल में बोलने का ये मतलब है, यहाँ पे मैं कहाँ पे आया, ये मेरा बेसिक इंडेक्स डॉट जेएस है, जो कि एक फाइल है। इस फाइल में मैंने क्या करा, सबसे पहले इंपोर्ट करा। ये हमारा इंपोर्ट एरिया, सबसे ऊपर इंपोर्ट एरिया होना चाहिए। आपको ये बात अपने दिमाग में बिठा के रखनी है कि सबसे ऊपर जो रहेगा हमारा इंपोर्ट एरिया रहेगा। ठीक है, इंपोर्ट एरिया होता है। फिर बीच में जो होगा वो रहेगा हमारा फंक्शन का एरिया, फंक्शन एरिया। और लास्ट में जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, रेंडर एरिया बोल लो या फिर आप एक्सपोर्ट एरिया बोल लो। तो बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा कि इंपोर्ट एरिया सबसे ऊपर, फंक्शन एरिया बीच में, और रेंडर एरिया या एक्सपोर्ट एरिया उससे नीचे। इतना समझ लिया हमने। तो इससे पहले वाले में क्या कर रहे थे ना, देखो हमने रिएक्ट और रिएक्ट डॉम को इंस्टॉल करवाया। इससे पहले हम इंस्टॉल नहीं करवा रहे थे, इससे पहले हम सीडीएन का यूज कर रहे थे, जो कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क था। ठीक है, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, चलो स्लो करते हैं इस चीज को। इससे पहले मैंने सीडीएन का यूज करा था, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने इस दोनों लाइब्रेरी रिएक्ट और रिएक्ट डॉम को इंस्टॉल करा। इंस्टॉल करने के बाद मेरा सबसे पहला काम यही होना चाहिए, कोई भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के बाद, कि वो उसको इंपोर्ट करो। इंपोर्ट कहाँ करो, टॉप पे इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट कर लिया हमने। उसके बाद मैंने एक एलिमेंट बनाया था इससे पहले। एलिमेंट इससे पहले रिएक्ट में डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके पहला जो आर्गुमेंट रहेगा वो टैग रहता है कि कौन सा टैग हम बना रहे हैं, h1 टैग है, div टैग है, span टैग है। ठीक है, सेकेंड चीज पे ना, यहाँ देखो यहाँ नल लिखा हुआ है, बट हम यहाँ नल प्रोवाइड कर भी सकते नहीं भी कर सकते। मैंने बताया था यहाँ एक ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, फर्स्ट आर्गुमेंट में हमारा टैग आएगा, सेकंड में एक ऑब्जेक्ट आता है, और इस ऑब्जेक्ट में ना हम एट्रीब्यूट्स पास करते हैं।
एट्रीब्यूट्स बोले तो एक हो जाएगा क्लास, जो भी हम क्लास प्रोवाइड करते हैं, क्लास नेम बोल लो, एनीथिंग, ठीक है। क्लास नेम प्रोवाइड कर सकते हो आप, आईडी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया। और तीसरे पोजीशन पे, तीसरे आर्ग्यूमेंट में जब ये मैसेज इस टैग में इंक्लूड करना चाहते हैं वो इंक्लूड होगा। अभी मान के चलो मैं ये कर देता हूं, ठीक है, हेलो बॉस। तो अभी क्या होगा ना, ये जो मैसेज है वो इस आईडी, इस टैग में, सॉरी आईडी बोल रहा हूँ, इस टैग में जाके इंक्लूड होगा जिसका क्लास नेम एनीथिंग होगा। डन। और क्रिएट एलिमेंट क्या है ना, क्रिएट एलिमेंट आप समझ रहे होगे कि जावास्क्रिप्ट का कोई फंक्शन है, लेकिन मैं बता दूं ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन नहीं है। हेयर क्रिएट एलिमेंट इज अ ब्राउजर एपीआई। ये देखो बता रहा है हमें, ये सजेशन प्रोवाइड करा कौन, कोपायलट, ठीक है। क्रिएट एलिमेंट एक ब्राउजर का एपीआई है, मतलब जो जावास्क्रिप्ट इंजन हम यूज करते हैं, हम बताएंगे जावास्क्रिप्ट इंजन के बारे में डिटेल में जब हम नोड जेएस पर आएंगे, ठीक है। ब्राउजर एपीआई का क्या मतलब है, ये क्या है, ये हमारा एक एपीआई है, ये कहीं ना कहीं से एक्सपोर्ट हुआ होगा। एक्सपोर्ट मतलब कहीं से भेजा गया है और हम यहाँ रिसीव कर रहे हैं एक मतलब फंक्शन के थ्रू, ठीक है। ये एपीआई किसका है, जेएस इंजन का है, ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूँ, जेएस इंजन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट वापस से हमने सजेशन में आया, मतलब यूज टू क्रिएट अ वर्चुअल डॉम एलिमेंट। हम सब चीज डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो क्रिएट एलिमेंट क्या है, एक एपीआई है ब्राउजर का। कौन से ब्राउजर का, ब्राउजर कोई भी हो जिसमें कि जेएस इंजन एग्जिस्ट करता हो, जो यूज करता हो, ठीक है। इसके बाद जब एलिमेंट मेरा बन गया, उसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने रूट नाम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। क्योंकि मुझे सारा चीज ना इस रूट में रखना है, जो भी हम कोड करेंगे रिएक्ट में वो सारा चीज मुझे एक रूट में रखना पड़ेगा। और जितना भी चीज रेंडर होता है ना उस रूट से ही रेंडर होता है, उस रूट से ही रिटर्न होगा, उस रूट से ही माउंटिंग होगा, ठीक है। इस रूट में स्टोर करवाना है, तो मैंने क्या करा कि रूट का नाम का एक वेरिएबल बनाया, कॉन्स्ट रूट रिएक्ट डॉम। देखो अब मुझे जो रूट, मैंने जो रूट बनाया है उसमें से जो भी रेंडर होगा वो कहाँ पे होगा, डॉम पे होगा। इसलिए मैंने रिएक्ट ना लेते हुए रिएक्ट डॉम का यूज लिया मैंने, क्योंकि डॉम पे मुझे रेंडर करवाना है। और क्रिएट रूट, अब क्रिएट रूट जो है वो भी एक ब्राउजर की ही एपीआई है, ठीक है। अगर ये जावास्क्रिप्ट की एपीआई होती तो ये चीज समझता ही नहीं रिएक्ट, समझ रहे हो। रिएक्ट जो है, रिएक्ट का जो वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट है ना वो काफी डीप में है, ठीक है। तो ये आपको बस इतना समझना है कि ये भी एक ब्राउजर की ही एपीआई है जिसको हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद इसको बोल रहे हैं भाई डॉक्यूमेंट में जो भी मेरा मतलब जो भी कोड है, ठीक है, जो भी आप देख पा रहे हो, जो भी स्ट्रक्चर है हमारा बेसिक एचटीएमएल का इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, वहां पे आप गेट एलिमेंट बाय आईडी करो, ठीक है। आईडी ऐसा खोजो जिसका जिसका आईडी रूट हो, मतलब ऐसा एलिमेंट खोजो, गेट एलिमेंट करो जिसका आईडी रूट हो। तो रूट में हमने ये देखा था कि देखो रूट हमने यहाँ डिफाइन कर दिया था ऑलरेडी, ठीक है। तो ये रूट वो खोजेगा, रूट जब उसको मिल गया तो उसमें वो क्या करेगा ना, तो रूट डॉट रेंडर, उस रूट में हमारा एलिमेंट रेंडर करवा देगा। अब एलिमेंट क्या है, यहाँ पे एलिमेंट एक वेरिएबल है जिसको हमने ऑलरेडी यूज कर रहा था, उसको हमने ऑलरेडी यूज करा था। उस एलिमेंट में हमने h1 का टैग लिया और उस टैग में मेरा ये मैसेज है। तो अब देखते हैं क्या मैसेज हमें शो कर रहा है। ये एक रिकैप था प्रीवियस लेक्चर का। अभी मुझे हेलो बॉस दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में, ठीक है, इतना देख लिया हमने। अब मेन कॉन्सेप्ट आता है जेएसएक्स का। यहाँ पे चलो मैं जेएसएक्स के बारे में बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसको कमेंट आउट करूंगा, कमेंट आउट करने के लिए कंट्रोल और बैक स्लैश, याद रखना, कंट्रोल प्लस बैक स्लैश, ठीक है, कमेंट आउट करने के लिए। अब क्या करेंगे ना, अब देखो, अब चीजें यहां से चेंज होनी स्टार्ट होंगी। ये जो मैंने एलिमेंट बनाया है, मैंने कल कल क्या बोला था कि यार इसको अगर मुझे बनाना है तो काफी
मतलब दिक्कत है मेरे लिए, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है ये। और मुझे अगर div के अंदर div लाना है, अगर मैं डॉम पे दिखाऊं आपको ये चीज, एलिमेंट में आओ, यहाँ देखो, हेड है अपना, ठीक है, हेड से अपने को मतलब नहीं है, अरे भाई, ठीक है, बॉडी पे आया हमने, देखो, रूट खोजा इसने और रूट के अंदर क्या करवा दिया, H1 क्लास, H1 का एक टैग लिया जिसका क्लास एनीथिंग है, और उसमें मैसेज हेलो बॉस इंक्लूड करवा दिया। इतना तक हम समझ रहे हैं। हमने एक एलिमेंट बनाया था, एलिमेंट के अंदर इसका क्लास एनीथिंग था, ठीक है, टैग हमने H1 का लिया था, उसके अंदर मैसेज हेलो बॉस एंटर करवाया। अब मैं चाहता हूं कि मेरा H1 टैग जो है, तो चलो एक div लेते हैं, ये जो आईडी रूट है ना, इसके अंदर एक और div लेते हैं और उसके अंदर H1 टैग लेते हैं। तो अगर मुझे ये रिएक्ट में करना है, अगर मैं क्या चाहता हूं ना कि यहाँ मैं एक H1 की जगह पे एक div लूं, ठीक है, और इस div के अंदर मेरा H1 रहना चाहिए, तो क्या मैं इस चीज को वापस रिपीट पे लिखूंगा, क्या मैं इस चीज को वापस रिपीट मोड में लिखूंगा कि हाँ भाई, ये अगर चाहिए तो वापस इस चीज को कॉपी करके दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवा दो, यही बोल रहे होगे, ठीक है, कॉन्स्ट lm2 करके, ठीक है। लेकिन ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम रेंडर एक ही चीज करवा सकते हैं। ऑब्वियसली दूसरा वे देखेंगे कि कैसे रेंडर करवा सकते हैं एक से ज्यादा चीज, लेकिन ये पहला चीज प्रोफेशनल वे नहीं है चीज करने का। तो हम कैसे कर सकते हैं, ये थर्ड आर्ग्यूमेंट है ना, मैंने कल वाले लेक्चर में भी बताया जी था, ये कि जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है, थर्ड आर्ग्यूमेंट में मैं क्या करूंगा, एक वापस से रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट कर दूंगा। मैंने थर्ड आर्ग्यूमेंट में वापस देखना, पहला आर्ग्यूमेंट में मेरा पहला जो भी टैग लेंगे, सेकंड आर्ग्यूमेंट में मेरा एट्रीब्यूट्स आएंगे, क्लास या फिर आईडी जो भी हम डिफाइन करें। थर्ड प्लेस पे हम क्या करेंगे ना, वापस से सेम चीज को रिपीट करेंगे, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, वापस से पहला टैग रहेगा H1, मान लो मुझे कोई एट्रीब्यूट्स देना नहीं है तो नल प्रोवाइड कर दिए, और हेलो वर्ल्ड इसके अंदर। अब देखो, अब डॉम पे अगर हम देखें, सेव करो, अब देखो हेलो वर्ल्ड आ रहा है मेरा, हेलो वर्ल्ड आ कहां से रहा है, रूट है मेरे पास, रूट के अंदर div आ गया, देखो div क्लास एनीथिंग। अब इस div के अंदर मैंने H1 को इंजेक्ट करवाया, जिसका हेलो वर्ल्ड था मैसेज। अब आप समझ रहे होगे कि कितना कॉम्प्लेक्स है। और अगर मुझे div के अंदर div मतलब नेस्टिंग div बनाना है, ठीक है, लेट्स से if I have to create nested divs for any component, तो what shall we do for this, हमें क्या करनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, ये थर्ड वाले आर्ग्यूमेंट को हमेशा चेंज करना पड़ेगा और वापस से रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट लिखना पड़ेगा, वापस से नया टैग बनाना पड़ेगा। तो इस चीज से बचने के लिए इसको हटाओ। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूं मैं JSX। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे अगर ये लिख दूं H1 टैग के अंदर हेलो वर्ल्ड, तो देखते हैं क्या ये रिटर्न करवा रहा है। हाँ भाई, रिटर्न करवा रहा है। तो उस टाइम से हम वो चीज क्यों लिख रहे थे भाई, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, बस हमें समझने की जरूरत थी वहां पे कि हाँ पहले हम उस तरीके से करते थे, लेकिन ये जो लिख पा रहे हैं ना, ये आप HTML मत समझना। अभी JSX के बारे में मैं बताऊंगा, इस चीज को आप HTML मत समझना कि ये HTML का टैग है और इसके अंदर हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहे हैं, नहीं, इसको हम बोलते हैं JSX, ठीक है। ये प्रिंट कैसे कर रहा है, अब इस दोनों चीज को अपन को हाथ नहीं लगाना है, अपने को बस एलिमेंट के बारे में देखना है और एलिमेंट से रिलेटेड हमें चीजें करनी है, वो मैं करके दिखाऊंगा अभी। ये देख लिया हमने। अब चलो JSX के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। JSX भाई हमारा है क्या, JSX सबसे सिंपल लैंग्वेज में ये बता रहा है इज अ सिंटेक्स सिंटेक्स एक्सटेंशन फॉर जावास्क्रिप्ट, लेकिन हमें उतना नहीं समझना, ठीक है। JSX एक इज अ जावास्क्रिप्ट एंड XML, ठीक है। JSX, चलो इसको ले ही लेते हैं, हटाओ इसको।